बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, कोई अपने पैरों की मिट्टी ना छे। ये रस्सी 7 फुट ऊपर जाए और 7 फुट थले आए तो कहना मदारिया तेरा कमाल है। ये बात कर दी है जनाब सियासी जादूगरों ने, जो रहनुमा है अपोजिशन की जमातों के। उन्होंने कह दिया अपने बंदा कोई पैरों की मिट्टी नहीं छड़नी, कम लगे असी पान और वड्डा काम पान लगे ने। और फिर दूसरा मरीम नवाज बरीयत की तरफ उनका केस जा रहा है, एवनफील्ड रेफरेंस वाला, उस पर बात करेंगे। वो मैं कैसे समझता हूँ कि वो बरीयत की तरफ मामला जा रहा है। जो सवालात उठाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो उनके जवाब जो हैं वो कोई किसी तरह भी वो मुतमिन करने की कोशिश करें अदालत को। अदालत ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उसके नतीजे में मुझे लगता है कि जनाब ये कुछ बरीयत की तरफ मामला, वो कोई बात बन नहीं रही नैब वालों से। लेकिन इससे पहले एक बात करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब तो तारीफ़ी इसनाद जो हैं वो तकसीम कर रहे हैं अपने वज़रा में, और वज़रा भी चुन चुन के बड़े करीबी उन लोगों को, या वो जिनको एक आध बंदा जो है उनको कहा गया है शायद ये वो। और जो मैंने कहा ना वो 7 फुट ऊपर जाएगा और 7 फुट थले आएगा, एहसन इकबाल साहब ने आज कहा है कि जनाब 5 वज़ीर जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं, 1-2 पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं। और जो पीपल्स पार्टी के साथ हैं उनमें वो साहब भी हो सकते हैं जिन्हें आज तारीफ़ी सनद अता फरमाई गई है वज़ीर आज़म की तरफ से कि जनाब आपने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन इससे पहले बात करेंगे जनाब बैनुल-अक़वामी जो जरीदा है इकॉनमिस्ट, उसकी हर साल एक तहकीकाती रिपोर्ट आती है इंटेलिजेंस यूनिट की। तो जनाब उन्होंने पाकिस्तान को जो जमहूरी रियासतों में या जमहूरी ममालिक में 104 नंबर पर रखा है। यानी कि हाइब्रिड आप कह लें, यहाँ वो मखलूक सी सियासत है, खिचड़ी पकी हुई सियासत है। और फिर डीप स्टेट वाली बात तो सबको पता ही है। तो वज़ीर आज़म साहब अगर एक हकीकी जमहूरी मुल्क के हेड हैं फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन वो कहते नहीं भाई 104 नंबर है थोड़ा, लेकिन एक दर्जा तरक्की हुई है पाकिस्तान की। पिछले साल जो 2020 की रिपोर्ट थी उसमें 105वां नंबर था। 167 ममालिक उन्होंने अपनी लिस्ट में रखे हैं। सबसे आखिर पे शायद अफ़गानिस्तान है, और इंडिया हमसे बहुत ऊपर है, 46वां 46 नंबर है, और बांग्लादेश भी हमसे ऊपर है, 75 नंबर है, 75वां। तो ये सारी सूरत हाल है। वो कहते हैं जी हकीकी जमहूरतें जो हैं वो सिर्फ 21 हैं। 21 ममालिक ऐसे हैं वो जहाँ मुकम्मल जमहूरियत है, और नॉर्वे को शायद उन्होंने पहले नंबर पर रखा है। वो मैंने बता ही दिया कि 21 ममालिक जो हैं वहाँ वो कहते हैं कि जनाब हकीकी जमहूरियत है, और 53 जो कंट्रीज़ हैं वहाँ खिचड़ी से पकी हुई है। और फिर उसके बाद जनाब जो है आमरीत भी है, डीप स्टेट्स भी हैं, और पाकिस्तान पर देखें जहाँ कहाँ खड़ा है जाके आप, 104 नंबर। फिर जमहूरियत, यहाँ जमहूरियत है ये कहना भी मेरे ख्याल थोड़ा सा ना वो अजीब सा। अगर इस रिपोर्ट को देखें तो हम तो समझते हैं कि अवाम की हुकूमत है यहाँ जनाब, हम खुद हुकूमत कर रहे हैं, हमारा मुंतखब वज़ीर आज़म है, जैसे को मानता नहीं दुनिया में कि जनाब मुंतखब वज़ीर आज़म है। अब हम आते हैं जनाब जो मरीम नवाज़ का केस है, वो सफदर साहब का भी साथ ही है, उनको भी सज़ा हुई है इस केस में, एवनफील्ड रेफरेंस वाला। उसमें अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मिस्टर जस्टिस आमर फ़ारूक और मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच है, वो इन्होंने जो बरीयत की दरख्वास्त दी हुई है, मरीम ने अपनी अपील जो दायर की हुई है, उसमें जो नुकात उठाए हुए उस हवाले से अदालत ने कुछ सवालात नैब से किए थे। नैब की तरफ से उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। कभी प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं नैब के वो बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो आज अदालत ने काफ़ी चढ़ाई की है, और अदालत के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बात इस तरफ जा रही है कि शहादतें ही नहीं हैं कि ये मरीम की मलकियत है। अच्छा, एवनफील्ड वाला जो मामला है इस पर अदालत ने ये सवाल किया है कि आप लोग कहते हैं जनाब मरीम नवाज़ की मलकियत है, वो मलकियत वो ख़त के सिवा आपके पास शहादत क्या है? वो MLA बाहमी कानूनी मामलत का जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक मामला है, उसके तहत इन्होंने ख़त लिखा था ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को। तो उस वहाँ से ख़त आया, और फिर एक इन्होंने किसी कानूनी फर्म की मावनत भी ली, और जिसमें उस मिल्कियत के हवाले से
वो जो एवन फील्ड वाला, वो जो जिसको कहते हैं ऑफशोर कंपनी जो इनकी थी, उसकी तफसीलात फराहम की गई। अब अदालत ये कह रही है ये तो कोई शहादत नहीं खाता, कोई गवाह नहीं है, वो वकील साहब जिन्होंने ये भेजा था वो इसमें गवाह के तौर पर पेश नहीं हुए, जिरा नहीं हुई। और वो कहते हैं अगर आपके इस खत को हम शहादत मान लें फिर तो भाई जी कानून शहादत नवे सिरे लिखना पड़ेगा, ये कोई शहादत नहीं। उन्होंने उठा के ऑब्जर्वेशंस के नतीजे में बात कर रहा हूँ, उठा के साइड पर रख दी है। और उनका जनाब भाई जी आप कह रहे हैं कि ब्लैक मनी से बना हुआ या मुल्क की दौलत लूट के, जो भी आप कह रहे हैं, तुम इसमें मरियम का क्या किरदार है ये बता दें आप। वो मरियम जी ना वो ये बेनिफिशियल ऑनर हैं। जज साहब ने कहा कि ना भाई जी मुजरम कैसे हैं ये बताएं आप। अगर बाप ने कोई गलत गैर कानूनी पैसे से बेटी को गिफ्ट दे दिया तो बेटी कैसे उसमें कसूरवार है, ये तो बता दें। और फिर दूसरा, आप फ़ोन को लेके बैठ जाते हैं, फ़ोन फलान फ़ोन टिमकड़ा। वो कहते हैं जो ट्रस्ट डीड है, ये ट्रस्टी हैं मरियम नवाज, अगर वो ट्रस्ट डीड है उस पर मरियम के और उनके भाई के जो दस्तखत हैं वो तस्लीम करते हैं। और कानून ये है कि अगर किसी दस्तावेज़ पे दोनों फरीक या जो भी एक फरीक ये तस्लीम करे ये मेरे दस्तखत हैं तो उन्हें दुरुस्त समझा जाएगा। तो वो कह रहे हैं जब हमारी ये दस्तखत हैं तो फिर इसमें आप साबित करें कि जनाब ये जाली है, वो भी नहीं साबित हो सकती, क्योंकि कानूनी तौर पे जब वो तस्लीम कर रहे हैं, अदालत खुद कह रही है, फिर तो वो उनके हो गए। और फिर जनाब वो कहते हैं ट्रस्टी नहीं है, बेनिफिशियल है। वो कहते हैं बेनिफिशियल है तो साबित कर दो कि मैं बेनिफिशियल हो भी। ये एक बात उन्होंने की है मोहसिन अख्तर कहनी साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर बेनिफिशियल है भी, चलो मान लेते हैं आपकी बात, फिर भी इसका जुर्म बताएं, जुर्म क्या बनता है इसका तो कोई जुर्म नहीं बनता। और फिर वो कहते हैं जनाब डॉक्यूमेंट जो जाली हैं और फलां है, वो कहते हैं डॉक्यूमेंट हम इसको जब वो तस्लीम कर रहे हैं तो उसको हम जाली नहीं मानेंगे। जब वो आप बता दें वो नहीं मान रहे डॉक्यूमेंट को, वो कहते हैं हमारा नहीं है, तो उन्होंने कहा ये तो नहीं कहते फिर इसमें। और फिर सफदर साहब को इस बुनियाद पर सजा हुई कि उन्होंने दोनों के दस्तखत जो है उनकी तस्दीक की हुई है उस जो ट्रस्ट डीड है उस पर, तो वो लग ये रहा है अदालत से। और उन्होंने कहा जनाब वो जो ख़त लिखा था वाजिद ज़िया ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को, जहाँ ऑफशोर कंपनी थी, उनका एक जवाब आ गया। उस जवाब की बुनियाद पे आप कैसे सज़ा दिलवा सकते हैं इनको। वो कहते हैं अब्बा जी का तो केस ही लागू हो गया ना, अब सिर्फ मरियम और सफदर का केस रह गया है। और मरियम आज अदालत में जब गई हैं तो पहले से काफ़ी ज़्यादा लोग थे उनके साथ। मरियम का जो था कॉन्फिडेंस लेवल वो काफ़ी बुलंद था। और इरफान कादर साहब जो है इस केस को बड़े उम्दा अंदाज में लेके चल रहे हैं। वो अदालत में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की तनज़ भी करते हैं, जैसे उनका जनाब अदालतें, माजी की अदालतें और आज की अदालतें, फिर वो मुतनाज़ा मुकदमात का जिक्र, और फिर हुकूमतों को घर भेजने की कार्रवाइयाँ, यानी आमरीत, मार्शल्ला, सदर के ज़रिए 58(2)B के ज़रिए घर भिजवाने की बातें। और फिर अभी इस तरफ वो जा रहे थे, अदालत ने कहा इसको छोड़ दें, अब सिर्फ ये साहब अपना केस की हद तक रहें। और अदालत के ऑब्जर्वेशन से लग रहा है कि ये केस जो है वो बरियत की तरफ अब जा रहा है, कोई नैब शैब जो है ना वो नहीं कर सका। और उधर खान साहब परेशान हैं जो ये कर रहे हैं पीटीआई वाले, और पीटीआई वालों के ख़िलाफ़, और पीटीआई वाले जो कर रहे हैं खान साहब के साथ। तो वो जनाब सुना है कि कोई इजलास हो गया आला सतही, ये ख़बर है कि जनाब उसमें चेयरमैन नैब साहब और जो नए मशीर आए हैं ब्रिगेडियर साहब, वो एहतसाब के, वो लगे हुए हैं इस बात पे जनाब, और FIA वाले कि शहबाज शरीफ नूं कदी जिन्नी जल्दी हो सकता है गिरफ्तार करो। लेकिन वो कह रहे हैं जनाब को 90 तो फेर ही फड़ांगे ना, अभी कितना फड़ लीए, अदालत जाके फिर मजीद बेइज्जत होने, मजीद बेइज्जत होने, तो इस बेइज्जती तो बचने वास्ते। तो वो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो मरियम जब वहाँ गई हैं आज, तो वो रूटीन में वो सारे सानिया आशिक थी उनके साथ, वो जो इनके MP वगैरह हैं, परवेज़ रशीद साहब, शाद खान अब्बासी साहब पहुँचे हुए थे, एक MP हैं राना मोहम्मद अफजल साहब, वो भी वहाँ थे, मरियम औरंगज़ेब थी, मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब थे। और बाहर निकल के जो उन्होंने गुफ्तगू की है मरियम ने, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो वही बात बार बार वो कह रही हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद के शुरू में मुखालफ थे अब्बा जी नवाज शरीफ साहब, और पीपल्स पार्टी वाले वो चाहते थे। तो अब हम भी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जनाब अगर
इसको घर ना भेजा गया इमरान खान को, तो फिर हम भी अवाम की नज़रों में उतने ही गुनाहगार होंगे जितने इमरान खान साहब खुद हैं। ये मुल्क की हालत जो बदहाली है, इस हवाले से उन्होंने बात की। और फिर उनका जब सवाल पूछा गया कि जनाब अपोजिशन वाले जो हैं, अब यहाँ से वो असल खबर शुरू होगी, तो जनाब अपोजिशन वालों जो है वो कहते हैं जनाब हम मतलब फिर आगे वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जनाब ये पहला मरला जो है ना तहरीक अदम एतमाद, ये सबसे बड़ा हमारा काम है। इसके बाद जो है वो बाकी वो ज़ैली चीज़ें हैं, ज़िमनी बातें हैं, जुज़ियात तय हो जाएंगी कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, ये कहना कबल वक्त होगा। और वो कहते हैं जनाब ये तो मसले कोई नहीं, ये बातें हम तय कर लेंगे, तय हो जाएंगी जल्दी, टेंशन वाली गल कोई नहीं। यही बात जो मैं कह रहा हूँ, कहते पैरां दी मिट्टी नहीं छिड़ना। वो मुदारी होते हैं ना, तो वो मजमे को जब अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, जनाब रस्सी 6 फुट ऊपर जाएगी, 7 फुट ऊपर जाएगी, फिर 7 फुट नीचे आएगी, पैरां दी मिट्टी नहीं छिड़ना। अगर मैं जादू करने लगा हूँ, अगर पैरां दी मिट्टी छड़ देती, यानी मजमे को कहते हैं कि अपने पैर इधर ही जमा के रखना, मेरे हाल देखते रहना, तो फिर वो पता नहीं कहते मेरे जादू उल्टा हो जाएगा, जब मुझे पता नहीं मेरी जान को खतरा हो जाएगा, इस तरह की बात। अब ये सारे जितने भी लीडरान हैं पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, मौलाना साहब, ये सारे जो हैं वो आप कह लें कि ऑन बोर्ड हैं। इनको सब पता है मंसूबा क्या है, कितनी ऑप्शंस हैं, कितने मंसूबे हैं, ABC, कहाँ से तहरीक अदम शुरू करनी है, कहाँ पहला हथौड़ा मारना है, ये सारी चीज़ें इनको पता है। लेकिन ये बता नहीं रहे। ये हो नहीं सकता कि तहरीक अदम आ रही हो और उसके बाद अगर कामयाब हो जाती है तो उसके बाद कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा ये पता ना हो किसी को। अब ख़बर ये है कि नवाज शरीफ साहब बैठे हुए लंदन में और वहाँ उनके साथ ज़ाहिर मुलाकातें भी होती हैं। याद सादिक साहब भी वहाँ गए हुए हैं, उनकी भी मुलाकात हुई है, कुछ और लोग भी हैं। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं, आगे क्या होना है वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि एक ही उनका हमराज हो सकता है वहाँ पे, और वो हैं इसाक डार साहब। एजाज सादिक साहब उनके साथ कोई डिस्कस कर सकते हैं लोगों के बारे में, जो PTI के लोग हैं या नून लीग के अंदर के लोग हैं, कि जनाब ये वाले ये कर रहे हैं और ये वाले ये कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब दिल का भेद जो है वो उन्हें नहीं दे रहे। और शरीफ फैमिली में मरियम और नवाज शरीफ तो एक ही बात है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्लानिंग से मुकम्मल आगाह है, जरदारी फैमिली मुकम्मल आगाह है, पूरी पीपल्स पार्टी आगाह नहीं है क्या है, यानी जरदारी साहब जो हैं और बिलावल साहब, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्हें भी पता है क्या प्लानिंग है। और आज सलीम साफ़ी साहब ने एक और बात की है कि मौलाना साहब को मैंने खरीदने की जब कोशिश की है तो पता ये लगा कि जहांगीर तरीन साहब को भी पता है कि प्लान क्या है। अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने, जहांगीर तरीन ग्रुप ने, उन्होंने भी आज इजलास किया है लाहौर में, और जिसमें मॉडल टाउन में, और जिसमें उनकी रहायशगाह पे, जिसमें जो हैं वो नुमान लंगड़ियाल साहब थे, जवार बड़ाइच साहब थे, ओन चौधरी था, बड़े करीब होते थे ओन चौधरी साहब, और सलमान नईम साहब हैं, लाला ताहर, खुर्रम लगारी, असाक खाकवानी, फैसल बवाना, अजमल चीमा और बाकी जो लोग हैं उनके 10, 15, 20, उन्होंने किया है टेलीफोन पे उनसे रब्ता किया और टेलीफोन पे उनको एतमाद में लिया। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं 5 वज़ीर जो हैं वो हमारे साथ नून लीग के साथ रब्ते में हैं। ये मेरी खबर ये है कि 5 नहीं तो थोड़ा सा कम कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं राब्तों में जो सिर्फ टिकट के लिए। कल मैंने अपने व्लॉग में जिक्र किया था कि 4-5 भारी भरकम हैवी वेट लोग हैं PTI के, उनकी एडजस्टमेंट का मसला बना हुआ है। नून लीग वाले जो हैं वो उनकी एडजस्टमेंट के हवाले से कोई फैसला नहीं कर पा रहे। एहसन इकबाल साहब का इशारा शायद इसी तरफ है। वो मुझे मेरे साथ शेयर की है कुछ चीज़ें इनके एक साहब ने नून लीग के, और वाक़तन इनके पास जो है वो 18 से 20 के करीब लोग ऐसे हैं, और 2-3 वज़ीर तो पीपल्स पार्टी के साथ भी रब्ते में हैं। और ख़ास तौर पे जो जनूबी पंजाब वाले हैं उनमें
जिनको ये अवार्ड शवार्ड दिए मैंने अर्ज़ किया है, वो पता क्या वो कह रहे हैं कि जनाब अगर बहुत ज़्यादा एतमाद करके कुछ एक आध दो नामों पे बात कर भी लें तो वह कहते हैं यार ये बात आगे नहीं, इसको ओपन नहीं कर सकते हैं और आप भी ना कीजिएगा कि कौन कौन साहब वो जो उनके साथ राब्तों में हैं। वो कहते हैं फिर जनाब काम ख़राब हो जाता है। खान साहब तो अपने जो साबिक़ इत्तेहादी हैं उनको मनाने के चक्करों में पड़े हुए हैं। नेशनल वो जो बेंगल ग्रुप है उनके साथ मुलाकातें तरले शरले कि जनाब वो जान दियो असीं इकट्ठे सीगे हुण भी इकट्ठे रहना। वो सिर्फ 12-10 वोटों का चक्कर है सारा, 10 वोट तोड़ने हैं उन्होंने। और फिर जो एजाज सादिक साहब एक लिस्ट लेके गए हैं सुना है, और एक लिस्ट राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो डिस्कस की है शहबाज शरीफ साहब के साथ, और उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि ये जो लोग मेरे साथ राब्ते में हैं इनमें से तमाम लोग जो हैं वो कहते हैं कि ओपनली खुले होके हमारा साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन मसला ये टिकटों शिकटों का जो इशू है वो भी तो एक बड़ा मसला है नून लीग के लिए कि टिकट इनको देने हैं सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए अगर ये हमारे साथ आ जाते हैं। फिर मैंने पूछा किसी साहब से जो नून लीग के साथ राब्ते में हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये फिर डिफेक्शन क्लास लग जाती है अगर आपके ऊपर, आप नाअहल हो जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं इसकी नौबत ही नहीं आनी, एक बात ये की। और उन्होंने कहा फिर ये डिफेक्शन क्लास लग जाए तो लग जाए फिर की है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ अपनी डिफेक्शन को देखना, एक दफ़ा ऐसी होना ना अगले इलेक्शन हिस्सा ले लेंगे, कोई मसला नहीं ऐसा। वो बात तो मुल्क की है उन्होंने, लेकिन वो थोड़ी सी आगे अगर हम कह रहे हैं ज़ाती मफाद की बात, तो फिर वो अगले इलेक्शन अपना मुस्तकबिल देखना होता है उन्होंने। मैंने पहले भी कहा है, बार बार कह रहा हूँ कि सियासतदानों के लिए कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती। उन्होंने देखना होता है जनाब अगली हुकूमत किसकी आनी है और हमें वहाँ क्या मिलेगा और हम सियासत में कैसे इन रहेंगे। तो उसका एक वो तरीका उन्होंने सीधा साधा ढूंढा हुआ है कि जनाब पीपल्स नून लीग इनको छोड़े, पीपल्स पार्टी पहले नंबर नून लीग, दूसरे नंबर पे बहुत सारी जगहों पे पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते और नून लीग के साथ भी राब्ते कम चुक के रखो। आगे जाइए पीडीएम का इजलास है और उसमें भी सारी चीज़ें जो हैं वो जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें तो ओपन हो जाएंगी उसमें फैसला। वो यही करेंगे अगर मौलाना साहब ऑन बोर्ड है और मौलाना साहब को हर बात का पता है और उनको ये भी पता है कि प्लानिंग क्या है, किसके खिलाफ तहरीक एतमाद लानी है और किसके खिलाफ नहीं लानी है, कहाँ से शुरू होना है। ये 3-4 ऑप्शन हैं। पंजाब सबसे आसान टारगेट, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक नहीं। और फिर सबसे आसान टारगेट चेयरमैन सेनेट जरदारी साहब नहीं मान रहे। फिर एक आसान टारगेट स्पीकर कौमी असम्बली, वो भी दोनों जमातें जो हैं वो हिचकिचाहट का शिकार है। देखना 162 इनके पास वोट हैं अपोजिशन के पास टोटल, और हुकूमत के पास है 181 या 82, और 5 वोट काफली के हैं, 7 एमकेएम के हैं। अगर ये दोनों जमातें खुल खिला के साथ आ जाती हैं फिर कोई और फर्क करने की ज़रूरत नहीं। वो जो 10, 15, 20 वो लेके बैठे हुए हैं, 2, 3, 4, 5, 8 वो लेके बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले, तो फिर उनको ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब वो हथौड़ा मारेंगे तब। अब सूरत ये है कि तय ये होने जा रहा है, या तकरीबन आप कह रहे हैं कि 90% इस पर इत्फाक है कि पहला हथौड़ा ही खान साहब पे, या पहला कुल्हाड़ा जो है वो खान साहब पे ही चलाना है। वो कहते हैं उसके बाद जो स्पीकर चेयरमैन सेनेट ये तो ऐसे चुटकियों में फिर जाएंगे। अगर हम स्पीकर के ख़िलाफ़ लाते हैं या पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ लाते हैं या चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ लाते हैं, फिर इमरान खान जो है उसको मैनेज करने का मौका मिल सकता है, लोगों को इकट्ठा करने का। लेकिन अगर खान साहब खुद ही खतरे में होंगे और हम उन पर हथौड़ा मारेंगे तो फिर वो उस तरह मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग फिर तो खुल के हमारे साथ आ चुके होंगे ना। अगर खान साहब के ख़िलाफ़ डायरेक्ट हम एक्शन करते हैं फिर तो लोग हमारे साथ खुलकर आ चुके होंगे, फिर उनको तोड़ना या मैनेज करना खान साहब के लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर निचली सतह के लोगों के खिलाफ हम एतमाद लाते हैं तो फिर खान साहब जो है उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि अभी लोग वो उस तरह सामने नहीं आ रहे होंगे। वो खान साहब को मौका मिल जाएगा। वो कहते हैं नहीं, अगर खान साहब चले गए तो स्पीकर भी गया, चेयरमैन सेनेट भी गया और असम्बली भी गई। और दूसरी बात जो मुझे पता चली है वो यही है कि पहले ये कहा जा रहा था जनाब फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाएंगे इस्लाहात करके,
इंतखाबी और दूसरे 2-4 मामला पे। लेकिन अब ये कोई अंदर खिचड़ी ये पक रही है कि शायद ये 16 माह या असम्बलियाँ आगे पूरी मुद्दत उनसे करवाई जाए। दूसरी तरफ खान साहब लगे हुए हैं और तीसरी तरफ रावलपिंडी से भी कुछ खबरें आ रही हैं। रावलपिंडी वाली खबरें भी कोई इतनी ज़्यादा खान साहब के लिए खुशकुन नहीं है और वहाँ 3-1, अब 3-1 उसको, अब यार फिर ना उसको नवंबर के साथ अगर आप जोड़ेंगे फिर 3-1 की वो दड़ेबंदियाँ और फिर ये वो उस अस्करी इदारे के बारे में ऐसी बातें करना मेरे ख्याल वो मुनासिब नहीं खुल खला के। और वो हो सकता है यार मेरा सोर्स मुझे मिसगाइड कर रहा हो, मैं माजरत चाहता हूँ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।